बहुत से लोग समझते हैं कि हमजा अली अब्बासी शायद आपके कज़न हैं या बहुत क्लोज हैं, तो बीइंग अ गर्ल आई थिंक सूटेबल नहीं था मीडिया में आना। और मतलब वैसे मैं इनडायरेक्टली मीडिया में हूँ। ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। तो जो आपके पास नहीं होता वो आपको हमेशा वो बेहतर लगता है जो नेगेटिविटी ना स्प्रेड करे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कोई किस चीज़ से गुजर रहा है। हुमायूं भाई इज़ आवर फैमिली फ्रेंड, वो बाबा के फ्रेंड हैं पहले से। डॉटर ऑफ महबूब असलम मिला डीआईजी, लोग फायदा भी उठाते हैं, प्रेशर होता है, कोई फील होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ, कुछ बहुत बड़ा करना है मुझे। भी हमें माँ बाप नहीं लगे, वो हमेशा हमारे फ्रेंड्स की तरह रहे हैं, तो हम उनसे कभी भी कुछ भी शेयर कर सकते थे। साइकोलॉजिस्ट होती हैं हर घर में, तो वो जब बच्चा आ रहा होता है ना, वो उनके पेरेंट्स से भी बात करती हैं, उनकी भी काउंसलिंग करती हैं। वी वर नॉट अलाउड कि हम किसी फ्रेंड के घर भी जाएं, तो यही होता था कि बस फ्रेंड्स हमारे घर आ सकती हैं, हम किसी के घर भी नहीं जाते थे। वी हैव महनूर लिला, सीईओ ऑफ अलमिरा फाउंडेशन। अच्छा महनूर, डॉटर ऑफ महबूब असलम लिला डीआईजी, लोग फायदा भी उठाते हैं या प्रेशर होता है, कोई फील होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ, कुछ बहुत बड़ा करना है मुझे। प्रेशर फील नहीं होता और लोग फ़ायदा नहीं उठाते अगर किसी का जायज़ काम होता है, और यूजुअली जायज़ ही होता है कि किसी चीज़ में हेल्प करा दें कुछ, तो वो मैं बाबा को बता देती हूँ। और अगर किसी का जायज़ काम होता है तो ऑब्वियसली बाबा करा देते हैं। और कुछ बड़ा करने का प्रेशर आई थिंक बाबा की वजह से नहीं होता, वो वैसे ही बहुत मोटिवेटेड रखते हैं कि आगे आपने लाइफ में कुछ करना है, सक्सेसफुल होना है, इंडिपेंडेंट होना है। उसका भी प्रेशर नहीं होता, बस वो सपोर्ट होती है और वो खुद आपको पता होता है कि कुछ करना है। बट ये चीज सारे बहन भाइयों में से महनूर में ज्यादा है, इसका क्या रीजन? सब में है अपनी अपनी जगह। मतलब अब मेरी जो बड़ी बहन है अब वो लाम्स में है, शी यूज़ इन द डीन्स ऑनर लिस्ट तीनों साल। और मेरे जो भाई हैं अभी वो छोटे हैं, पर उनका भी प्लान है आगे बिजनेस का, सीएसएस का। और आई एम इनटू द फाउंडेशन ज़्यादा, क्योंकि मेरे बच्चों से बहुत अटैचमेंट थी और आई वांटेड टू डू समथिंग लाइक दैट मामा को देख देख के। और फिर आई गॉट इनटू पॉडकास्ट, और मैं ऐसी चीज़ों में, बाकी अपनी अपनी जगह पे सारे कर रहे हैं। पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस तो जरूर ही शेयर करेंगे। अच्छा, एक और चीज है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, क्योंकि जिनकी बेटी आप हैं, लोग सोचते हैं ना यार इससे दोस्ती कर लो बहुत ज्यादा फायदा होगा या काम निकल जाएगा। तो स्कूल लाइफ से लेके अब तक ये चीज देखी आपने, नोटिस की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में, हाई स्कूल में थी इन शोइफा, तो वहाँ ऑलरेडी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी थी। और वैसे भी जब आप इतने हम्बल होते हो और मतलब कोई भी आपको इस तरह से फ़ायदा नहीं उठाता आई थिंक। लोग डरते हैं? कुछ कहने से नहीं? नहीं, कोई प्रोटेक्शन वगैरह भी नहीं होती यार, कोई कुछ कह भी नहीं सकता मुझे, मैं तो उनकी बेटी हूँ, कभी कहा ना हो। नहीं लेकिन कह लोगों को लेते ये हैं सारे, impression होता है। हाँ? कह लेते हैं सारे। कह लेते हैं वो, आप खुद ही शायद इतनी स्वीट हो और इतनी मासूम तरीके से बोलती हो कि शायद उनको लगता है कि। अच्छा मानो, थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की हम बात करें। यू सीम सो हैप्पी सोशल मीडिया पे भी, अपनी पॉडकास्ट में भी, तो क्या रियल लाइफ मानो कि ऐसी ही है? हाँ जी, आप मुझे वैसे भी कभी भी मिलेंगी मैं हंसी रही हूँ। ऐसे कभी सैड नहीं होती? सैड होता है ऑब्वियसली, एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन ज़्यादा लंबा मैं सैड नहीं रह सकती। और किन चीजों पे सैड होती है? डांट पड़ जाए तो हो जाती हूँ। किससे पड़ती है वगैरह? मामा भी डांट देती हैं, मामा ही डांटती हैं कभी कभी बस। किन बातों पे? वैसे कि टाइम से उठो, ऑफिस जाओ, टाइम पे जाओ, ऐसी जाता। तो एजुकेशन के साथ ही सब कुछ मैनेज करना, हाउ इट्स लाइक? आई थिंक इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। स्कूल में बहुत पढ़ाई थी, बट अभी जो मेरी यूनिवर्सिटी है इट्स एफिलिएटेड विद लंदन, तो फिर मैं ऑनलाइन ही कर रही होती हूँ, मुझे जाना नहीं पड़ता, तो मेरे लिए बहुत आसान होता है ऑफिस को टाइम देना और ऐसे। अच्छा, मेरे पास डिफरेंट लोग आते हैं अपने कंसर्न्स लेके, टॉक्सिक पेरेंटिंग है, घर के माहौल इतने खराब हैं। माशाल्लाह आप लोगों की अपब्रिंगिंग थोड़ी सी नजर भी आती है। एक तो आपने ये बताना है कि जो सोशल मीडिया पे नजर आता है, क्या रियल लाइफ में भी वैसे है? बिल्कुल वैसा ही है, कोई भी फिल्टर नहीं है, हम लोग मतलब प्रिटेंड नहीं करते, जो है वो है। अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे अपने बचपन के बारे में बताओ। हाउ यू गाइस वर रेज्ड, पेरेंट्स का खुद का आपस का कैसा रिलेशनशिप था, उनकी पेरेंटिंग की ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज थी दैट केप्ट यू सो पॉजिटिव, केप्ट ऑल ऑफ यू सो पॉजिटिव, और घर का एनवायरनमेंट अच्छा था? क्या माहौल होता था घर में, क्या? आई थिंक उनकी पेरेंटिंग का, मामा बाबा का जो बेस्ट पार्ट था वो ये था कि वो कभी भी हमें माँ बाप नहीं लगे, वो हमेशा हमारे फ्रेंड्स की तरह रहे हैं। तो हम उनसे कभी भी कुछ भी शेयर कर सकते थे। जब आप माँ बाप से कुछ भी शेयर कर सकते हो तो फिर आपके इर्द गिर्द बुरे लोग नहीं आते आपको इन्फ्लुएंस करने। तो आई थिंक पेरेंट्स को अपने बच्चों का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। मैं कुछ भी बाबा को बता सकती हूँ, कुछ भी मामा को बता सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आई थिंक ऑफ देम। तो आई थिंक ये चीज़ होनी चाहिए आपकी पेरेंटिंग में कि आप अपने बच्चों को इतना कंफर्टेबल करो कि उन्हें किसी और को बताना ना पड़े, वो सिर्फ आपको आके बताएं।
कोई मसला हो तो। और घर के एनवायरनमेंट में आप लोगों को बचपन से थी क्या प्रोटेक्शन मिली है? घर के एनवायरनमेंट में क्या पॉजिटिविटी मिल रही है? ऑब्वियसली आप लोग भी स्कूल जाते रहे हो, कॉलेजेस जाते रहे हो, सुनने को मिलता होगा कुछ ना कुछ, कभी किसी के घर में हो गया या इधर सोसाइटी में हो गया। तो आपको अपने घर के एनवायरनमेंट की, बिकॉज आई रियली वांट द पीपल हु आर वाचिंग द शो टू लर्न कि अगर हम पॉजिटिव पर्सनालिटीज बन के बाहर निकल गए हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं हम लोग, कोई भी, तो उसके पीछे घर के माहौल का कितना हाथ? आई थिंक जो बच्चे अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं ना, बच्चे वैसे ही होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को कह रहे हो कि झूठ नहीं बोलना और आप उनके सामने झूठ बोल रहे हो, तो फिर वो ये नहीं सीखेंगे, उनको आपकी बात नहीं याद होगी, उनको आपका एक्शन याद होगा। तो आई थिंक जो आप अपने माँ बाप को करते हुए देखते हो कि वो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, कोई आया है पैसे लेने, तो आप कभी भी उसको मना ना करो। पर वैसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो आप उनको देख रहे होते हो तो आप साथ साथ सीख रहे होते हो और वो आपके अंदर आ रही होती हैं। और प्रोटेक्शन की बात, मामा ने हम सबको, स्पेशली मुझे और फजर को, हम बड़े थे और पूरा बचपन हमें बहुत प्रोटेक्टेड रखा है। अब फजर इज़ मैरिड, उससे पहले तक वी वर नॉट अलाउड कि हम किसी फ्रेंड के घर भी जाएं। तो यही होता था कि बस फ्रेंड्स हमारे घर आ सकती हैं, हम किसी के घर भी नहीं जाते थे। मामा ने बहुत हमें एक बबल के अंदर बड़ा किया है, लेकिन ऑब्वियसली साथ साथ रियलिटीज़ भी बताई हैं कि ये ऐसे फेस कर सकते हैं, ऐसे होता है, लेकिन उन्होंने बहुत प्रोटेक्टेड रखा है हमें। अच्छा, पेरेंट्स के अंदर ये चीज सोशल वर्क की, दूसरों के बारे में इतना एहसास, इतना नर्म दिल, ये उन लोगों ने कब से स्टार्ट किया? शादी के शुरू से ही या कुछ अर्से बाद उनका मिशन ये बना सोशल वर्क का? मामा के अंदर ये शुरू से चीज़ थी, बाबा के अंदर मामा से आई है। तो मामा जब हम छोटे थे, मतलब मैं अभी पैदा हुई थी 2005 में, अभी सिर्फ मैं और फजर थे, हमारे 2 और भाई भी हैं। तो तब मामा बाबा को कहती थी कि हमने कुछ बच्चे अडॉप्ट करने हैं, हमने उनको घर पे लेके आने हैं, हमने अपने बच्चों के साथ रखना और हम उनको बड़ा करेंगे, उनको एक अच्छा फ्यूचर देंगे। तो तब बाबा थोड़े हेजिटेंट थे, वो कह रहे थे कि अभी अपने बच्चे छोटे हैं तो वो निगलेक्ट होंगे, तो अभी नहीं। फिर अब जब हम मतलब बड़े हो गए हैं, तो फिर 3 इयर्स बैक रमज़ान में मामा कहती हैं हम कुछ बच्चों को लेके आते हैं, अपने घर में रखते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं और उनको अब बड़ा मतलब अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं, क्योंकि अब अपने बच्चे बड़े हो गए। तो फिर बाबा ने कहा कि अगर करना है तो फिर हमने प्रॉपर्ली रजिस्टर करके करना है। तो हमने अपने घर की बैक साइड पे घर लिया था और उधर हमने पहले 5 बच्चे लेके आए थे। इनिशियली हमारा यही प्लान था कि हम इन्हीं 5 को आगे लेके जाएंगे, CSS ऑफिसर्स बनाएंगे, डॉक्टर्स बनाएंगे। लेकिन वो अल्लाह की तरफ से बच्चे आते गए और फिर हमारा 20 बच्चे हुए तो एक घर बन गया, फिर 20 हुए तो दूसरा हो गया और लोग खुद ही देख रहे थे कि किस तरह रख रहे हैं, तो वो दिए जा रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 275 बच्चे हैं और 13 घर हैं। अलमेरा फाउंडेशन 13 घरों जी। पे मुश्तमिल है। और ये where are these located? These 6 of them are in DHA और 7 are in Cavalry Ground. अच्छा, मामा के दिल में ऐसा क्या एक एम था कि उन्होंने कहा था कि हमें बच्चे अडॉप्ट करने ही करने हैं और घर में रखना? असल में मैंने आपको बताया ना कि बच्चे जो अपने माँ बाप को करते हुए देख रहे हैं, तो मामा ने हमेशा नाना अबू को देखा था। नाना अबू खुद सुबह फजर के टाइम पे उठते थे, तहज्जुद के टाइम पे, और वो 700-800 लोगों को लंगर देने जाते थे चुबुर्जी और रेलवे स्टेशन ऐसी जगह पे खुद। और मतलब कोई गरीब है तो उसके ऊपर चादर देते थे और इस तरह, तो वो खुद जाते थे। अब मामा उनको देखती थी सुबह लंगर बनाते हुए और वो साथ जाती थी और वो करते थे खुद पर्सनल कैपेसिटी से। फिर 2009 में माय नाना वो पास्ट अवे, तो उसके बाद मामा पापा ने इसको कंटिन्यू किया, लेकिन वो हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी से कर रहे थे, मतलब नॉट एज एन NGO, खुद ही से कर रहे थे अब्बू के उसको कंटिन्यू करके। आज भी 1000 लोगों का लंगर जा रहा है हमारे घर से, वो अपनी तरफ से। लेकिन मामा को था कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट करें, हमारी फिजिकल कंट्रीब्यूशन ये सोसाइटी में, हम कोई चेंज नहीं लेके आ रहे, खाना तो बहुत लोग खिला देते हैं। तो फिर मामा को था कि हम अगर एक ज़िंदगी भी बदल देना है, मतलब एक नस्ल बदल जाएगी। तो यहाँ से मामा को शुरू से था कि उन्होंने कुछ करना है, तो उन्होंने आई थिंक अब्बू को देख के उनमें ये चीज़ आई थी। आपके नाना कौन थे? वो मेजर रशीद बड़ाइच, ही वाज इन द आर्मी। अरे ठीक है, तो ये चीज उनसे और फिर आपकी मामा में। अच्छा, ऑफिशियली अलमेरा फाउंडेशन को कब स्टार्ट किया था? और 2021 में। और ये आपकी मामा ने नहीं किया था? उससे पहले बच्चे घर में थे? नहीं, नहीं, आपने पहले ऑफिशियली स्टार्ट किया? हमने रजिस्टर कराया, हम हर पॉसिबल इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, FBI के साथ, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ, हम UK और USA में भी रजिस्टर्ड हैं। ठीक। हमने प्रॉपरली स्टार्ट किया था। और उसके बाद इनिशियली कुछ बच्चे और फिर आहिस्ता आहिस्ता। तो हु इज मैनेजिंग दिस ऑल? ये घर वगैरह ये भी आप लोगों के अपने ही हैं या आप लोग डोनेशन वगैरह किस तरह से आगे लेके चल रहे हो? हमारे जो अभी घर हैं वो रेंटेड घर हैं बच्चों के। उसके अलावा हम एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, हमें सेंट्रल पार्क में ज़मीन मिली थी 3 एकड़, तो उसके ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। अल्फता वाले दे वर वेरी काइंड, और डॉक्टर सुबैल, वो सब मिलके उस बिल्डिंग को बना रहे हैं, ऑब्वियसली विद डोनेशंस एज वेल। तो वो बिल्डिंग बन रही है, वो फिर अब सारे बच्चे हमारे रेंटेड घरों से निकल के वो उस बिल्डिंग में चले जाएंगे, वो उनका अपना घर होगा।
अच्छा, तो आपकी मम्मा ने 3 साल पहले किया, उसके बाद क्या-क्या हर्डल्स आई या किस तरह से ईज़िली होता रहा, चल सो चल, कारवां बनता रहा? आई थिंक जब आपकी नीयत साफ़ होती है तो हर्डल्स नहीं आती हैं। तो आई डोंट थिंक पर्सनली कि मैंने 3 सालों में कोई हर्डल फेस की हो। और जब आप अच्छा काम करते हो तो आपके साथ लोग भी बहुत अच्छे जुड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 50% स्टाफ वॉलंटियरली काम कर रहा है और वो दिन-रात काम करते हैं। हुँ, वॉलंटरीली हाँ। कितना उनके दिल में इस मिशन को लेके बिल्कुल, जब आप अच्छा काम कर रहे होते हो तो आपके साथ लोग भी अच्छे ही एफ़िलिएट होते हैं। जो किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ आता है वो खुद ही निकलता जाता है। तो कभी कोई ऐसा देखा कोई जो इंसान आपको लगा हो यार ये तो मेरे सिस्टम में फिट नहीं हो रहा? नहीं, आई थिंक हमारा सिस्टम ही इस तरह का है कि वो खुद ही आके इंसान बीच में फिट इन नहीं होता और वो एग्ज़िट कर देता है। हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को कहने की। ठीक है। अच्छा, मामा ने तो इसको बिल्डअप कर लिया, मानूर के इसमें आने का खुद ब खुद आई या मामा ने कहा कि चलो मानूर तुम भी आओ, या वॉलंटरीली था ये सब कुछ? मैं जब 3 साल पहले आई वाज़ इन स्कूल, मैं अपने फाइनल ईयर्स में थी, तो तब मैं जाती थी, तब हमने ये स्टार्ट किया था। मुझे बहुत शौक था, शुरू से ही आई लव्ड किड्स। तो मैं बच्चों के पास जाती थी और कोई इस तरह का प्लान नहीं था कि मैं आके काम करूँ या कुछ, क्योंकि मैं छोटी थी। मैं बच्चों को मिलती थी और मतलब उनके पास जाके खेलती थी। फिर मामा एक दिन मुझे ऑफ़िस ले गईं और ज़िया अंकल है, ही इज़ लुकिंग आफ्टर द एनजीओ एज़ वेल। तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि एक दिन के बस ऑफ़िस आओ, जिस दिन मेरा स्कूल ख़त्म हुआ था। और मैं ऑफ़िस आई हूँ, मैंने स्टार्ट किया था, यूज्ड टू सिट इन द मीडिया रूम में, मीडिया वालों के साथ देखती थी सारा। और आई यूज्ड टू सिट इन द अकाउंट्स ऑफ़िस, उनको देखती थी कि सारा कैसे हो रहा है। बस सीखते-सीखते फिर मतलब आई लर्नड अ लॉट। और फिर व्हेन आई टर्न्ड 18 तो फिर आई गॉट द डेज़िग्नेशन ऑफ द सीईओ। मतलब बस डेज़िग्नेशन ही होती है, आई वाज़ वर्किंग पहले से। और बच्चों के साथ इतना शौक था, जब अपने 2 भाई पैदा हुए उनके साथ कैसा रिलेशनशिप था? कितने छोटे हैं वो भाइयों आपसे? के साथ बहुत अच्छा था। हमज़ा मेरे से ही इज़ 3 इयर्स यंगर देन मी और अली 8 साल का भी, वो छोटा है। अच्छा। और वी हैव 3 न्यूबॉर्न्स जो हमें मिले थे 1.5 साल पहले इन अगस्त। तो वो जब आए थे हमारे पास कोई नर्सरी नहीं थी, हमारे पास 3 साल से बड़े बच्चे थे। तो तब हमने उनको अपने घर में रखा और उसके बाद वी डिडंट वांट टू शिफ्ट देम। तो वो 3 बच्चे भी हमारे अपने और वो हमारे घर में ही रह रहे हैं। 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। अच्छा, तो वो किसी एक ही फैमिली के आए थे? नहीं, एक हमें डीपीओ कसूर ने दिया था, एक ननकाना साहब से मिला था, एक जो बेटा था वो हॉस्पिटल में डस्टबिन के बाहर था। ओह! तो वो हमें अलग-अलग मिले लेकिन एक ही हफ्ते में मिले। तो वो तीनों हमारे अपने घर में। मानो ये जो बच्चे आते हैं इनके पीछे तो बहुत सी पेनफुल स्टोरीज होती होंगी, तो वो सारी स्टोरीज क्या आप तक डिलीवर होती हैं, प्रॉपर फाइलिंग होती है, पूरा केस बनता है, या किस तरह से आप लोग इसको बिल्कुल लीगलाइज होती है। करते हो? जो भी उनका गार्डियन साथ आता है, कोई ज़िंदा होता है, कज़िन, चाचा, फूफो या माँ किसी की ज़िंदा होती है, तो वो प्रॉपर हम उनसे पहले, हमारी एक साइकोलॉजिस्ट होती हैं हर घर में। तो वो जब बच्चा आ रहा होता है ना, वो उनके पेरेंट्स से भी बात करती हैं, उनकी भी काउंसलिंग करती हैं। और उसके बाद जब बच्चा आ जाता है तो उसको प्रॉपर ट्रॉमा से निकालती हैं। और बहुत विजिबल डिफरेंस होता है कि एक बच्चा जब आता है और उसके 6 महीने बाद में ही उसमें एक बहुत विजिबल डिफरेंस होता है। क्योंकि आपने वो उसकी बात की ना, आई वाज जस्ट देयर कि अच्छा वो उसको काउंसल करना, और वो दैट इज अ होल न्यू टास्क। मैं वो सवाल करने ही वाली थी और आपने जवाब दे दिया। सो मैं एक वो इमेजिनेशन में चली गई थी, ओके बच्चा आ रहा है, उसको साइकोलॉजिस्ट बता रही है हाउ लाइफ चेंजिंग, एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज को एडअप किया हुआ आई है। थिंक ज़रूरी होता है एक बच्चे की ग्रूमिंग के लिए कि उसको पास्ट ट्रॉमा से निकलेगा तो फ्यूचर में कुछ करेगा। तो इसलिए फिर हमने सोचा था कि हर घर में साइकोलॉजिस्ट होनी चाहिए। और मज़े की बात है, उसने साइकोलॉजिस्ट ने इनको ना वीडियोस दिखाई थी ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस के वो क्या-क्या करते हैं। फिर इन्होंने बच्चों ने खुद बताया था कि हमने डॉक्टर बनना है, हमने आर्मी ऑफिसर बनना है। तो हमने वो यूनिफॉर्म्स बनवाए थे इनके और इन सबको पहनाए थे, लाइक ऑल 275 ऑफ देम। और इनकी पिक्चर्स लेके ना तो 20-20 हर घर में फ्रेम्ड हैं अच्छा। उसी यूनिफॉर्म में, ताकि वो रोज़ सुबह उठें तो वो देखेंगे हमने ये बनना है। How easy it is. Wow, I'm so glad and I'm happy कि अब हर ऑर्गेनाइजेशन और हर फाउंडेशन को भी इसका पता है कि भाई they need a psychologist, right? बिल्कुल। अच्छा, अब जब आप लोगों के पास बच्चा आता है, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स भी लेके आते हैं, गार्डियंस भी लेके आते हैं, पेरेंट्स भी लेके आते हैं, तो उनके लाने की क्या वजह है? Is it the financial strain? फाइनेंशियल भी होता है। यूजुअली हमारे पास मोस्टली ऑर्फन्स हैं, लेकिन अगर मतलब फ़र्ज़ करें कि किसी के वालिद ड्रग्स पे है या इस तरह से, और मदर ने दूसरी शादी कर लिया, तो इस तरह के केसेस भी होते हैं। और जो डस्टबिन वगैरह वाले, ऑब्वियसली हमारे यहाँ इलीगल किड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, और आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट सच टॉपिक्स एज वेल कि प्री मैरिटल रिलेशनशिप, और इसके बारे में बात करो। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की कि कुछ डस्टबिन के बाहर लड़के हैं, उस तरह से प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स, इलीगल फिजिकल रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा कॉमन है। आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, और
ये बहुत एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का, एडल्ट्री इज बिकमिंग सो कॉमन और उसके रिजल्ट में इस तरह से आ रहा है, तो ये रेशियो कितनी ज्यादा है आपके पास जो बिल्कुल लावारिस बच्चों की है या जो इस तरह से इस सिचुएशन में पाए जाते हैं? कोई भी नहीं, हमारे पास जितने भी बच्चे अभी तक हैं वो मोस्टली ऑर्फन्स और फैमिलीज ही आके देती थी, जो 3 साल से बड़े बच्चे थे। हाँ। ये जो 3 हमारे पास थे, 2 बेटियां थी, एक हमें किसी नाले के पास बोरी में मिली थी और एक खेतों के बीच में मिली थी बारिशों में, और वो बेटा हमें डस्टबिन से मिला था। तो सिर्फ ये 3 है जिनका हमें नहीं पता कि ये किधर से आए हैं, लेकिन अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने, और ये हमारे पास ही रहेंगे और घर में ही बड़े होंगे इंशाल्लाह। I wish कि आप लोग इतनी एफर्ट कर रहे हो, they will turn out to be a, they will turn out as a very very Yes, definitely. good human beings इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, लंच विद लीलास कैसे मारज़े वजूद में आया, किसका आइडिया था, और बताएं। हमने एक पॉडकास्ट रूम बना लिया था, लेकिन वो 1 साल तक बस बना हुआ पड़ा था, क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था और मुझे शौक भी नहीं था इस तरह, क्योंकि मुझे इतनी बात करने की आदत भी रही है। तो फिर मामा पापा का इनिशियली प्लान था कि वो स्टार्ट करेंगे और मतलब वो गेस्ट को बुलाएंगे और दोनों बैठ के होस्ट करेंगे, और बाबा ने स्पेशल परमिशन भी ली इस चीज़ के लिए। लेकिन फिर उनसे हो नहीं पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस की जॉब इतनी टफ होती है, तो सारा टाइम मैनेज करना, और मामा भी इतनी बिजी हैं कि हर रोज़ 13 घरों में जाना, तो उन लोगों के पास टाइम नहीं था। तो फिर एक दिन रैंडमली बाबा ने कहा कि उसको यूज़ करो, तुम कर लो। और फिर पहले मैंने कहा कि मतलब मैं क्यों करूँ, तो फिर बाबा का मैंने किया पहले। मैंने कहा मैं आपका करूँगी ताकि उससे मुझे भी कॉन्फिडेंस आ रहा, मुझे करना आ जाए, और वो समहाउ इतना अच्छा हो गया और इतना नेचुरल हुआ कि फिर बाबा ने कहा नहीं तुम्हारे अंदर ये है, तुम करो। तो फिर मैंने कहा हाँ मैं करी। तो फिर नेक्स्ट मैंने अब्रारुल हक का किया, हसन निसार का किया, हमजा अली अब्बासी का किया, हुमायूं सईद का किया, और देर ऑल वेरी काइंड के वो आ जाते हैं और अपना टाइम देते हैं। अच्छा, कैसे आ जाते हैं? कोई पीआर टीम या कितना कितना मुश्किल होता है गेस्ट को बुलाना, या कुछ को आप जानते हैं? बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, सब बाबा के फ्रेंड्स हैं। मतलब हुमायूं अच्छा। सईद इज़ ऑल्सो फैमिली फ्रेंड, हमजा भाई बिल्कुल भाइयों की तरह है, और हसन निसार भी वो हमें जानते हैं नाना अबू के टाइम से, वो नाना अबू के दोस्त थे। नईम बुखारी इज़ ऑल्सो लाइक अ फादर टू बाबा, और अब्रारुल हक भी वो डे 1 से हमारे साथ एसोसिएटेड है। तो ये सब एज ए फैमिली वॉलंटियरली, ये भी मतलब कोई भी हमें एक सिंगल पेनी नहीं चार्ज करता, इवन इन अलमेरा खुद इनफैक्ट इनकी फैमिलीज डोनेट करती हैं हमें। तो थोड़ा सा फिर कहीं ना कहीं बेनिफिट हो गया कि लंच विद लीलास में मानो को एक थोड़ी सी सपोर्ट है। बाबा की हाँ, या चलो गेस्ट की इतने वो काइंड हैं कि वो आ जाते। बाबा की सपोर्ट तो ऑब्वियसली हर जगह ही है। मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, और आई नो कि वट एवर आई एम इज़ बिकॉज ऑफ बाबा। और गेस्ट की तो ऑब्वियसली सपोर्ट है, मतलब देर ऑल लाइक फैमिली, और दे ऑल ट्रीट मी लाइक अ यंगर सिस्टर। तो वो बहुत खुश होते हैं कि मतलब आई एम डूइंग इट, और वो बहुत खुशी से आते हैं। अच्छा, तो बहुत से लोग समझते हैं कि हमजा अली अब्बासी शायद आपके कज़न हैं या बहुत क्लोज हैं, तो उनका कैसे? उनका भी बाबा के साथ ही रिलेशनशिप और दोस्ती है, शादी भी आपकी फैमिली की थी, उसमें बहुत ज्यादा वो इंसान है। लोगों के कमेंट्स नीचे आ रहे हैं, पल्ला इतने लोग क्यूरियस होते हैं हमजा कौन है इनका, इतना आगे आगे डांस भी कर रहा है, इनके साथ पार्टिसिपेट भी कर रहा है, तो उनके बारे में बताएं। मैंने आपको बताया था ना कि जब आप खुद लाइक एक अच्छी इंटेंशन से कुछ स्टार्ट करते हैं तो फिर अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो हम इस्लामाबाद में थे, वहाँ पे हमजा भाई ने हमारी वीडियोस देखी थी अबाउट अलमीरा। उन्होंने मामा पापा को देखा था, तो हमजा भाई ने हमें बाद में बताया कि वो अपनी वाइफ नीम अली भाभी को ही वो सेइंग कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक पुलिस वाला इतना अच्छा काम कर रहा है, ये वो तो मैंने देखना है। तो हमजा भाई कॉन्टैक्टेड बाबा और उन्होंने हमें विज़िट किया, और उस दिन था और आज का दिन है। ही इज़ जस्ट लाइक फैमिली, और अब 3 साल से वो हमारे साथ है। ही इज़ ऑल्सो द ब्रांड एम्बेसडर फॉर अलमीरा फाउंडेशन। और फिर नेचुरली हमारी फैमिली का आपस में इतना हो गया कि ही इज़ जस्ट लाइक फैमिली, मतलब मामा के बिल्कुल भाइयों की तरह है। वो कहती है उनको भाई हैं। और हम हुमायूं भाई, उनका कैसा? क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा था उनके साथ बड़ी फन टॉक किया। हुमायूं भाई इज़ आवर फैमिली फ्रेंड, वो बाबा के फ्रेंड हैं पहले से, और मेरे साथ ही हैज़ अ वेरी नाइस एंड स्पेशल बॉन्ड। लाइक मतलब मुझे वो बहुत ज़्यादा बड़े भाइयों की तरह, और मतलब मैं उनको चाचू कहती हूँ असल में, भाई नहीं कहती। तो वो बिल्कुल एक नेचुरल सा उनके साथ केमिस्ट्री है जो ऑन स्क्रीन पे नज़र आ रही थी पॉडकास्ट में। सबसे फेवरेट गेस्ट अब तक कौन रहा है जिसके साथ पॉडकास्ट करने का बहुत मजा आया? ऑनेस्टली मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा बाबा के साथ आया था, लेकिन उसके बाद मुझे अब मज़ा आया था जो मैंने हुमायूं भाई का पॉडकास्ट किया था, क्योंकि इट वाज़ वेरी नेचुरल एंड इट वाज़ वेरी फन फॉर मी टू। और हमजा भाई का भी, हमजा भाई वाले पॉडकास्ट में भी इतना इट वाज़ नॉलेजेबल कि मतलब उन्होंने इस्लाम के ऐसे टॉपिक्स को टच किया था, और उन्होंने मतलब उसमें बहुत विजडम था। मुनीब भट्ट वाली भी आपकी बहुत अच्छी गई थी, वो भी मैंने देखी। बिल्कुल।
वो हमने कराची में किया था, हम कराची गए हुए थे तो मुनीब भाई वॉज वेरी काइंड, उनको वो भी ही जस्ट लाइक फैमिली, और वो भी हमें वॉलंटियरली सपोर्टिंग अलमिरा फाउंडेशन एंड डोनेटिंग टू अलमिरा। तो मुनीब भाई से मैंने कहा था कि आई वांट टू होस्ट यू, तो लकीली ही सेड यस, और फिर उधर ही हमने सिक्स बाय हुमायूं भाई का प्रोडक्शन हाउस, तो हमने उधर पॉडकास्ट किया था। बहुत मुश्किल हो गया पॉडकास्ट करना बहुत से लोगों के लिए। कुछ लोगों ने इस पॉडकास्ट इंडस्ट्री को, इस इंटरव्यूइंग और शो वाली इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। पॉडकास्ट में गेस्ट को बुला लिया जाता है और जलील किया जाता है टू द एंड, या शोज पे बुला के कैसे ऐसे सवाल किए जाते हैं और बाद में उनके ऊपर नीचे नीली पीली पट्टियां लगा के गलत लेबल्स के साथ कर देते हैं। आपको नहीं लगता ये इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा डैमेज करेगी? आई थिंक जो लोग खुद भी आते हैं वो भी इसी इंटेंशन से आते हैं ना कि वो वायरल हो जाएंगे, तो मतलब वो होस्ट भी उनसे आई थिंक पहले, जैसे हमने भी पॉडकास्ट से पहले डिस्कशन किया, तो होस्ट हमेशा बताता है कि मैं ये सवाल करूंगा, तो अगर आपने, इवन मैं अपने शो में ऑल्दो मैं कुछ पूछती नहीं हूँ, पर मैं गेस्ट को इतना ईजी कर देती हूँ, कहती हूँ कि अगर आपने कुछ कटवाना होगा तो मैं काट दूंगी, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने कुछ कटवाया नहीं है। आई थिंक जहाँ आपकी इंटेंशन होती है कि अगर आप होस्ट किस उससे कर रहे हो, आपको व्यूज़ चाहिए तो आप फिर स्टूपिड बातें कर लो, नेगेटिव बातें कर लो, लेकिन अगर आपने मतलब एक पॉजिटिव चीज़ दिखानी है, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी इतना कुछ बुरा हो रहा है कि आपको चाहिए कि आप जितनी भी पॉजिटिविटी अपने प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड कर सकते हो, जितना भी आप उसको लाइवली रख सकते हो, आप उतना करो। और हार्श क्वेश्चंस, आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट पॉडकास्ट इज़ RTS, मतलब वो बहुत हार्श क्वेश्चंस भी होते हैं लेकिन वो बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो आई थिंक उस तरह के पॉडकास्ट अच्छे होते हैं। लाइक आई पर्सनली लाइक वॉचिंग देम। अच्छा, नहीं मानूर की पॉडकास्ट में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? मैं वही आपको बता रही हूँ ना कि मतलब इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी होती है कि आपने क्यों किसी के बारे में कोई बुरी बात अच्छा, करनी है। आपको पॉडकास्ट वाकई में पसंद है? किसका? आर्टिस्ट? हाँ, आई थिंक वो जो एक आम इंसान के दिल में सवाल आ रहे होते हैं ना गेस्ट के लिए, वो पूछते हैं, और उनके पास बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, वो बहुत रिसर्च करते हैं। एंड आई थिंक सो गेस्ट को पता है हम वहाँ पे क्यों आ रहे हैं, हमें कितना फेम मिलेगा। और जो बंदा कंट्रोवर्शियल होगा उसको ऑलरेडी कुछ कंट्रोवर्सी चली, क्योंकि RTS इज ऑल्सो होस्टेड मामा, लेकिन कोई भी कंट्रोवर्शियल बात नहीं थी मामा से, उसने बिल्कुल नॉर्मली बात की, तो जो वो गेस्ट आ रहे हैं उनको पता है कि वो कंट्रोवर्शियल है। और आई थिंक सो वो फिर एपिसोड पूरी चलती है टिकटॉक पे, हर एक, तो उनको एक नई वायरलिटी वाला फैक्टर भी तो मिल जाता है ना उस गेस्ट को। और बाद में वो गेस्ट जाके कह रहे होते हैं ओह गॉड मेरी तो तौबा तौबा, मैं तो कभी ना जाऊं। बल्कि वो जो आपने बात की कि उनकी भी इंटेंशन होती है वायरल होने की, तो हमारे पास भी कोई आएगा वायरल होने, मानूर के पास आज मानूर बात इतनी मुख्तसर करेगी तो वो कहेगा यार मैं वायरल हो नहीं रहा, मैं करूँ क्या? नहीं, मैं कोई नेगेटिव सवाल पूछती भी नहीं हूँ अपने शो में, मतलब अब तक मेरे जितने भी शो है मैं सिर्फ उनकी पॉजिटिव साइड, और मेरे पास गेस्ट भी ऐसे हैं जिनकी नेगेटिव साइड है ही नहीं कोई। और मैं वो हुमायूं भाई वाला देख रही थी, मानूर कह रही थी बेस्ट पॉडकास्ट किस किया गया आप मुझे कहिएगा। उनके साथ एक रिश्ता ऐसा है, वो प्यार भी बहुत करते हैं, तो उनके साथ आप जिसके साथ कंफर्टेबल होते हैं ना, आई थिंक नेचुरली आप उसके साथ ज़्यादा अच्छा पॉडकास्ट और कॉन्वर्सेशन हो सकती है। सही। अच्छा मानूर, एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, टी कोड विद सारे मदीना। मानूर घर में कैसी है, स्ट्रिक्ट या सॉफ्ट? बहन भाइयों से और घर वालों से? स्ट्रिक्ट। भाइयों से भी? कैसे? भाइयों के साथ स्ट्रिक्ट हूँ, बहन के साथ ऑब्वियसली बढ़िया। क्या भाव जो बहन आपके साथ सख्ती करती है वो भाइयों पे निकलती है? या नहीं, फजर तो बिल्कुल भी नहीं करती। आई फील लाइक मैं फजर पे भी करती हूँ कभी कभी। वो बहुत इजी गोइंग है। नहीं, CEO नहीं, बचपन से ही आई फील लाइक मेरे अंदर बहुत बड़ी बहनों वाली चीज़ थी, मुझे हमेशा लगता है कि मैं बड़ी हूँ, तो फजर को भी काफ़ी अक्सर मैं समझा देती हूँ, डांट देती हूँ, वो कुछ भी नहीं कहती, मतलब शी इज़ वेरी काइंड। और भाइयों पे तो करनी पड़ती है सख्ती, छोटे हैं उनको सीधा रखना पड़ता है। अच्छा, क्या सख्ती करती हो? एक आधी लगाती? नहीं, लगाती नहीं हूँ, सिर्फ वर्बल सख्ती करती हूँ, कैसे नहीं करना है, मतलब डांटती हूँ, कैसे समझाती हूँ। हाँ, अभी थोड़े से बड़े हो गए ना, क्या एजेस है उनकी? हमजा इज 18 और अली 8 है। अली का आप सोचो कि शायद वो भी मानेगा, हमजा निकल गया। नहीं, हमजा मान जाता है, अली को मुश्किल होता है मनाना। अच्छा? अली छोटा है ना, तो आजकल जिस तरह के बच्चे आ रहे हैं ना, अच्छा। तो अली बहुत तेज है, वो स्टेज जो अपनी करनी होती है वो कर लेता है। हमजा इज वेरी स्वीट, लाइक इज अ स्वीट हार्ट, वो हर किसी के साथ ही सो काइंड, और उसको कोई बुली भी कर रहा होगा ना, वो अक्सर जवाब नहीं देगा, मतलब वो बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा, तो मामा कितना रिलाई कर सकती है मानूर पे कि अगर मैं नहीं हूँ? मामा 100% रिलाई करती है। मामा आई थिंक अपने से ज्यादा मेरे पे रिलाई करती है कि ये ज्यादा बेहतर संभाल लेगी। अच्छा, और क्या मानूर की रूटीन होती है? भाइयों को किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया होता है? उनकी कितनी चीजों का ख्याल रखती है? और 3 जो और है, वो 3 क्या जेंडर्स हैं उनके? एक बेटा और 2 बेटियां हैं। हाँ, तो उनका कभी मानूर ने डायपर चेंज नहीं, माँ की मैं हर काम कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती। वो क्यों?
और अपने भाइयों के कभी किए थे? नहीं। नहीं, वो भी नहीं, वो मम्मा करती। मामा भी नहीं, मेड करती थी। ओके, और जो बाकी तीन है उनकी भी मेहंदी करती है। हाँ। बाकी उनका क्या ऐसा काम है मानूर को लगे कि बड़ी मदरली फीलिंग आती है, या मानूर के अंदर की माँ जागती हो, कोई ऐसे काम हो? जो छोटे हैं ना, जो सबसे छोटा हमारे पास था इब्राहिम, मतलब 2 बेटियाँ हैं ना, फातिमा पहले आई थी, फिर माहम आई थी और फिर इब्राहिम आया था। तो जब इब्राहिम आया था ये वो 7 मंथ्स प्रीमेच्योर, तो वो ना इतना सा था लिटरली, और उसकी हड्डियाँ निकली थी। तो मैं जब उसको बिल्कुल अपने साथ यूँ लिटा के रखती थी ना, तो आई फील लाइक तब वो मदरली इंस्टिंक्ट बहुत किक इन करता है कि वो साथ लगाए थे, और उसको आपकी आई फील लाइक बच्चे को हार्ट बीट रिकग्नाइज कर लेता है। तो अभी तक वो मतलब सबसे ज़्यादा क्लोज मेरे साथ है और कंफर्टेबल है। वो सबके साथ ही वैसे हो जाता है, लेकिन मतलब एक होता है ना कि मतलब उसको पता, मुझे कहता भी माँ है क्योंकि पूरा नहीं बोला जाता। तो इब्राहिम अब कैसा है? क्योंकि जैसे आप बता रही हो कि प्रीमेच्योर ही बर्थ। इज़ वेरी हेल्दी नाउ, तो ही इज़ ऑल ओवर माई इंस्टाग्राम। अच्छा, मैं देखूंगी दोबारा से। अच्छा, अब देख लें, हम पहला रैपिड फायर राउंड है जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं, वरना हम रैपिड फायर में कहते हैं नहीं नहीं छोटा छोटा सा आंसर देते हैं। मानूर अगर दे रही है तो हम कह रहे हैं चले भी मोर। अच्छा, सिबलिंग्स बॉन्ड्स या फाइट? बॉन्ड्स। फैमिली गैदरिंग, डू यू एंजॉय इट? आई लव इट। नहीं, आई लव इट। मानूर इमोशनल है या प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल। एक्सप्रेस करती है या एक्सप्रेस करती है? एक्सप्रेस बहुत करती हूँ। ये भी काफी। मतलब जिनके साथ कंफर्ट जोन में होती हूँ, मतलब अगले दिन आई थिंक वी वर इन मीटिंग, तो कोई मुझे कह रहा था कि ये हमारी CEO तो बोलती हैं, तो पापा बोले कि ये सिर्फ मेरे आगे बोलती है, रात को मेरा सर खाती है। तो मतलब आई थिंक जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में होती है ना, लाइक बाबा, उनके सामने फिर मैं हर बात कर देती हूँ, फिर मैं चुप नहीं करती। बाबा के ज्यादा अच्छा कौन है मम्मा से? दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, लाडली? दोनों से अपनी जगह है, लेकिन मेरा और बाबा का मतलब, बाबा भी कहते हैं कि मेरा एक ही बच्चा है, बेटा है, और बेटी मेरी यही है। और मतलब मेरा भी बाबा के साथ नेचुरली एक, मामा के साथ भी मतलब मामा, लेकिन बाबा के साथ डिफरेंट होता है, तो बाबा के साथ ज़्यादा। और फजर का किससे ज्यादा है? फजर का आई थिंक मामा के साथ बड़ी ज़्यादा है। बेटी और माँ, आई थिंक वो वाला बॉन्ड कोई भी बना। वो असल में मतलब आपस में समझदार लोगों वाली बातें भी कर लेते हैं, और या इस तरह का कुछ। तो मेरा बाबा और मेरा वैसे मजाक भी बहुत है, और तो ज़्यादा मैं उनके साथ, तो फजर का थोड़ा मामा के साथ ज़्यादा है। और भाइयों का? हमज़ा और अली का आई थिंक मामा के साथ ज़्यादा है, और हमज़ा का छोटे होते मामा के साथ था, अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो अब उसका बाबा के साथ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बाबा के साथ बैठता है, उनसे सीखता है। तो आई थिंक अब बाबा के साथ ज़्यादा हो रहा है। और वो मैंने कहा था ना कि मतलब दोस्त बना लो तो फिर इर्द गिर्द के बच्चे आपको ख़राब नहीं करते, तो उसने बाबा को अपना दोस्त बनाया हुआ है। कुछ उससे गलती भी हो जाती है, कभी फेल हो गया, कुछ हो गया, तो वो सबसे पहले बाबा को आके बताते हैं कि मामा को ना बताएं, लेकिन ये हो गया है। तो फादर DIG हैं आपके, लोगों के लिए तो एक पुलिस ऑफिसर है, सख्त किस्म के। सख्त नहीं है बाबा की, असल में खुद की रेपुटेशन ऐसी है कि वो इतने सॉफ्ट हैं कि उनके पास कोई माली आएगा या स्वीपर आएगा, वो भी अपना काम लेके, तो सबसे पहले बाबा उनको प्रायोरिटी देंगे। बाबा जब ही वाज पोस्टेड इन चूंग, तो वो हर मतलब संडे को क्रिश्चियंस हैं या मतलब जो भी स्वीपर्स उनके साथ बैठे, खुद नीचे बैठ के खाना खाते थे। तो मतलब बाबा खुद इतने सॉफ्ट टीचर के मतलब उनसे कोई नहीं डरता, तो फिर मतलब मेरे से क्यों डरेगा। दादा आपकी क्या करते थे? मेरे दादा वो उसमें थे, एयरफोर्स में। तो मनू पे प्रेशर नहीं आया कि ऑफिसर बनना? फजर पे था आई थिंक, क्योंकि फजर वाज ऑलवेज गुड इन स्टडीज़, तो बाबा को था कि ये CSS कर लेगी, लेकिन वो अभी पढ़ रही थी और वो सेकंड ईयर में थी, उसकी शादी हो गई है, बट शी इज़ कंटिन्यूइंग इन लम्स। और उसका शायद प्लान हो, पता नहीं, उसका दिल भी करता है क्योंकि उसको पता है कि वो कर सकती है, शी इज़ वेरी स्मार्ट। और मेरा कभी प्लान भी नहीं था, और मुझे कभी किसी ने किसी चीज़ के लिए फोर्स भी नहीं किया, मतलब मैं खुद ही करती हूँ जो भी करती हूँ। अच्छा, फजर की जल्दी शादी हो गई, पेरेंट्स का था या बस वैसे ही हो गई? जल्दी तो नहीं, शी इज़ 22 नाउ, और निकाह पहले हो गया था। वो असल में एक पॉइंट आता है ना आपकी लाइफ में जब रिश्ते बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो फजर माशाल्लाह शी इज़ वेरी प्रिटी, तो उसके रिश्ते भी बहुत आ रहे थे, तो फिर एक प्रेशर होता है कि मतलब अब किस किस को आप मना करें, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के आ रहे थे। तो एक बाबा के बेस्ट फ्रेंड हैं नदीम अंकल, और वी यूज़ टू लिव इन कोयटा टुगेदर, और उसके बाद वो लोग कतर चले गए थे, वो भी एयरफोर्स में, और कतर एयरफोर्स में, उससे पहले वो यहाँ पे कर्नल थे, ही वॉज पोस्टेड इन कोयटा, बाबा वॉज ऑल्सो पोस्टेड इन कोयटा। तो हम लोग साथ रहते थे बचपन में उन लोगों के। हमजा भाई जो फजर के हस्बैंड है, वो बाहर पढ़ रहे होते थे, लेकिन उनकी बेटियों के साथ हमारा बहुत था। तो फिर वी मूव टू लाहौर एंड दे मूव टू कतर, फिर उसके बाद वो अभी आए थे अपनी बेटियों की शादी के लिए। तो देर दिस ऑफ फजर, और फिर मेरे बाबा से बात थी, तो रिश्ता ऐसा था कि बाबा मना नहीं कर पाए, कि बहुत लाइक उनकी घर बहुत होमली है और सारा, एंड फजर इज़ वेरी हैप्पी नाउ। मानूर का क्या प्लान है शादी? मेरा अभी नहीं, अभी आई एम फोकसिंग ऑन माई वर्क और सारा, तो मे बी
in another 2 years. चलिए, all the best wishes for that. Thanks. यार ये रैपिड फायर करने में तो मजा आता है, तो सवाल नहीं है। साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यूइंग तो अच्छी बात है ना, वो कहते हैं हम जहाँ पे बैठे हो उसमें कुछ बात निकलवा लेते हैं। अच्छा, ट्रस्ट जल्दी कर लेती मानूं या आहिस्ता आहिस्ता? मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ। आई फील लाइक मुझे कोई भी कुछ कहता है तो मैं मान लेती हूँ हाँ ये ठीक कह रहा है। नुकसान हुआ तो नहीं नहीं फिर कैलकुलेटेड ट्रस्ट करती हो? नहीं, असल में नुकसान एज सच मैं किसी चीज़ को नुकसान नहीं कहूँगी कि किसी चीज़ ने आज तक मुझे इतना बुरा इफेक्ट नहीं किया, लेकिन ट्रस्ट मैं बहुत जल्दी करी। तो आप मुझे कोई बात कहेंगी ना कि मैंने कल जाके दुनिया फतह करनी है, मैं आपको मान जाऊंगी कि हाँ कह रही है तो सही होगा। काश मैं जाऊं, काश मानूं मान ले और फिर वाकई में कुछ बहुत बड़ा हो जाए। अकेला टाइम गुजारना पसंद करती हूँ या लोगों के दरमियान? मुझे अकेला टाइम बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे होता है कि हर वक्त मेरे इर्द गिर्द कोई ना कोई हो। ठीक है। अच्छा, मानो मीडिया के लोगों से बड़ा कांटेक्ट रहता है आपका, कुछ लोग आपके फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, कभी खुद सोचा है मीडिया की तरफ जाने का या कुछ इस तरह का? मुझे बचपन में शौक था, लेकिन अब बड़े होते होते फिर एकदम से शौक मतलब निकलता गया था कि मतलब बीइंग अ गर्ल आई थिंक सूटेबल नहीं था मीडिया में आना। और मतलब वैसे मैं इनडायरेक्टली मीडिया में हूँ, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली आपकी शादी हो जाती है, फिर अक्सर एक्ट्रेसेस क्विट कर देती हैं। इनडायरेक्टली तो मैं हूँ, आई एम ऑन सोशल मीडिया और सारा, लेकिन वो मैं लिमिटेड हूँ, मतलब अपनी लिमिटेड लाइफ दिखाती हूँ जितना मेरी मर्जी है। जब आप मीडिया में आ जाते हो फिर आपकी लाइफ भी पब्लिक है और मतलब आप बेसिकली काइंड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हो। तो ये सोशल मीडिया एज इन्फ्लुएंसर नहीं, चलो हैविंग अ पब्लिक पेज, उसमें आपको लगता है कि एक लिमिटेशन होती है, जितना मर्जी आप हाँ जो आपका दिल कर रहा है वो दिखाओ, जो नहीं कर रहा वो ना बताओ। कितनी परसेंट ऑफ मानूर लाइफ है सोशल मीडिया? नहीं, मैं दिखा सब कुछ देती हूँ 100%। 100%? हाँ ठीक है। अच्छा, तो कभी ऑफर्स भी नहीं आई मीडिया इंडस्ट्री से या फिर इस तरह से? क्या है? नहीं, ऑफर्स तो नहीं आई। फेवरेट एक्टर कौन है मानूर? फेवरेट एक्टर हमसा भाई। खुल के बोले ना था कि बाकी हुमायूं भाई, अरे वो लोग नहीं, हुमायूं भाई मेरे हमजा अली बाकी कह दिया। हुमायूं भाई मेरे फेवरेट प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे ड्रामास प्रोड्यूस किए, तो एज ए प्रोड्यूसर वो मेरे फेवरेट है, और एज एन एक्टर हमजा भाई फेवरेट है। और फीमेल्स में आई लव आयजा खान। अच्छा, आपने जैसे कहा कि मैं सोशल मीडिया पे उतना ही दिखाती हूँ जितना मेरा दिल करता है, जितना मैं कंफर्टेबल हूँ, तो सोशल मीडिया की रियलिटी के बारे में क्या कहेंगे? आजकल जो भी सब हो रहा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पहले एक अनरियलिस्टिक सी शादी दिखाते हैं, फिर उस अनरियलिस्टिक शादी के बाद उसकी एक बिटर रियलिटी सामने दिखाते हैं, जिसमें बेडरूम की सारी हकीकतें खोल रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं, बुरे अल्फाज यूज कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? और ये जो सारा टिकटॉक कल्चर चल पड़ा है, हर कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है और कोई इस तरह के लेबल्स यूज करता है कि आई बड़ी टिकटॉकर, ये है वो है, इस बारे में क्या पर्सपेक्टिव है आपका? और ये जो जेन ज़ी है, यंगर जनरेशन है, माशाल्लाह यू आर वेरी यंग राइट नाउ, तो उनको क्या मैसेज दोगे? आई वुड से एज आई सेड कि मतलब ऑलरेडी आपके इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी होती है कि आपको मज़ीद फैलाने की ज़रूरत नहीं होती, और आप जब भी कुछ निकालें मुँह से तो अच्छा ही निकालें, कि मतलब ये थोड़ी कोई बात होती है कि बड़ी टिकटॉकर आई है, इस तरह से कुछ। मतलब आप अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो फिर आप चुप रहे, आप ना बोलें। और रही बात ये, हाँ मतलब आजकल आई फील लाइक यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को शो करते हैं, लेकिन आई थिंक वो भी उनकी मर्जी होती है। हमें नहीं पता कि अगर वो सारी लाइफ शो करें या नहीं, हमें नहीं पता कि वो कब सैड होते हैं या कब रो रहे होते हैं या कब बहुत खुश होते हैं। वो भी आई थिंक अपनी मर्जी से दिखाते हैं, अगर वो जो भी दिखा रहे हैं, बेशक वो व्यूज़ के लिए कुछ भी है, उसमें उनकी मर्जी है। As I know, बहुत से लोग हमारे पास सेशंस के लिए भी आते हैं, कुछ रियलिटीज हमें भी पता होती है, यू नो देयर आर मेनी कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, उनके घर भी अपने नहीं है, दे हैव दोस रेंटेड हाउस जिनको वो अपना पॉज करते हैं। यहाँ पे तो आई फील लाइक एज अ मेंटल हेल्थ काउंसलर मैं लोगों को बहुत बार बता रही होती हूँ कि उनकी लाइफ फेक है, इट्स ऑल फेक, और वो दिखा भी जो रहे हैं वो ऑनेस्टली कई लोगों का हाँ, आई थिंक लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि मतलब आम जो स्पेशली छोटे बच्चे हैं कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, हमने वीडियो में ये देखा था, क्योंकि ऑनेस्टली आपको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, आपको उसकी बैक स्टोरी नहीं पता। तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी चीज़ से, जब तक आप उसको पर्सनली नहीं जानते चीज़ को। और बहुत से लोग बाद में बता रहे होते हैं कि हमें जो गिफ्ट है वो हम खुद हस्बैंड को लाके देते थे कि हमें दो। अच्छा। और गिफ्ट, हाँ अभी रिसेंटली कुछ कंट्रोवर्सीज चली हैं, कुछ की शादियां टूटी हैं, एक तो बड़ा दुख भी होता है एज अ साइकोलॉजिस्ट भी, कपल थेरेपी के लिए लोग बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, तो इस तरह की स्टोरीज कभी होती हैं तो लोग वो एग्जांपल्स पहले हमारे पास लेके आ रहे होते हैं उस
का शौहर तो उसको इतना कुछ देता है। तो अभी कुछ स्टोरीज आई तो आई एम टेलिंग पीपल कि देखिए वो लोग खुद मुंह से कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम खुद ला के गिफ्ट देते थे कि चलो भाई अब हमें दो और हमने दुनिया को दिखाना है। असल में ना वो एक कोट है ना कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो जो आपके पास नहीं होता वो आपको हमेशा वो बेहतर लगता है जो दूसरे के पास होता है, जबकि आप किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो आपके पास है वो शायद कितना ज़्यादा हो रहेगा। आपके पास हाथ पाँव है, सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी बात है। जिनके पास नहीं है आप उनसे पूछे। आई फील लाइक कि आप हमेशा दूसरों को देख के बहुत होते हैं कि वो ऐसे करे, आपको नहीं पता वो असल में क्या कर रहा है। तो वो ये आप हाँ अपनी बंजर जमीन को, अपनी घास को पानी दे दो ना बिल्कुल। और फिर दूसरे के साथ कंपेयर। अच्छा, एज आई एम अ मेंटल हेल्थ काउंसलर तो एक ये सेगमेंट जरूर होता है बीच में, कोई ऐसा पॉइंट जिसमें वैसे तो भी आप बहुत छोटी हो लेकिन बच्चों के भी बहुत ज्यादा ट्रॉमास होते हैं, कुछ के चाइल्डहुड ट्रॉमास चल रहे होते हैं। एज यू टोल्ड कि आपका माशाल्लाह घर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा था, पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप था, बट स्टिल आप स्कूल जाते हो, कभी बुली हो रहे होते हो, कभी किसी की बात बुरी लग गई, कभी किसी रिलेटिव ने कुछ कह दिया। कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मानो टूट गई हो या बहुत बुरा फेज हो आई लाइफ थिंक का? मैं बुली होने वाले में से, मैं बुली करने वाले लोगों में से थी। अच्छा, हाँ, स्पेशली छोटे होते हैं। मुझे याद है मामा बताई थी कि एक दफ़ा फजर का किसी लड़के ने लंच बॉक्स छीन लिया था। हम ग्रेड 1-2 में थे और फजर रोते रोते घर आ गई थी और अगले दिन मैं गई हूँ और मैंने उसको इतना मारा है और मैंने उसको कहा कि सॉरी बोलो फजर को। अच्छा, तो छोटे होते मैं ऐसे थी और बड़े होते होते आई थिंक जब आप मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में आ जाते हो फिर ये बुलिंग का कॉन्सेप्ट इतना नहीं होता। और शोएफात बहुत एक अच्छा स्कूल था, मतलब इट वॉज लाइक अ शोएफात। अच्छा, इट वॉज़ एन इंटरनेशनल स्कूल और अब पाकिस्तान से ख़त्म हो गया हमारी ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन वो बहुत अच्छा था, मतलब वो ना अपने बच्चों को बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट देते थे। उधर आप ना किसी को बुली कर सकते थे, ना कोई बदतमीज़ी कर सकते थे। बहुत एक लाइक पढ़ा लिखा स्कूल था। तो ये मालूम नहीं ये चीज कैसे आई कि छोटी बहनों की बड़ी को प्रोटेक्ट करना और भाई माफी मांगो? आई थिंक नेचुरली होता है ना कुछ में, जैसे फजर इज़ वेरी शाय, वो बिल्कुल नहीं बोलेगी अगर आपके सामने कभी आ भी जाए। और मतलब नेचुरली कुछ बच्चों में ज़्यादा वो होता है और कुछ थोड़े शाय से होते हैं। तो मुझे हमेशा से फजर का बहुत होता है कि मैं उसको प्रोटेक्टेड रखती हूँ। और इतना एज डिफरेंस भी नहीं है 1 साल का है, हाँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे कोई डार्क फेज हो लाइफ का या कोई ऐसा जिसमें मानो कि बहुत डाउन फील किया? नहीं कभी साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी अभी। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि छोटे मोटे मसले तो आते रहते हैं, वो फिर मैं मामा से बात करती हूँ। मामा ऑल्सो एज ए साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, तो मामा ही हमारी थेरेपी मामा कर देती। प्रैक्टिस करी होती? प्रैक्टिस करी? नहीं, उन्होंने बस मास्टर्स किया था, उसके बाद शादी कर ली थी। उन्होंने कहाँ से पढ़ा? लाहौर कॉलेज से उन्होंने आई थिंक ग्रेजुएशन की थी। चलो जब उनके साथ शो करेंगे तो फिर उनसे सारी डिटेल पूछेंगे। मैंने आज पूरा केस हिस्ट्री बायोडाटा फॉर्म फिल हो मामा को जवाब भी बहुत लंबे देंगे, आपका 3 घंटे का जाएगा पॉडकास्ट। बहुत शो, बोलती पॉडकास्ट शो, सॉरी। ठीक है यार, मतलब मानूर से फिर उल्टा टू सीरीज में कर लेंगे ना, सेक्शन हाँ। सेक्शन एक पर्सनल मामा के पास असल में एक्सपीरियंस इतना है ना कि शी हैज़ अ लॉट टू टेल। हाँ तो मतलब उनके ऑब्वियसली इन लॉज से एक्सपीरियंस मिलता है, आपको शादी से एक्सपीरियंस मिलता है, तो शी हैज़ अ लॉट टू टेल। उनके साथ हम फिर मसाले डाल रहे हैं, बस उनके साथ मसाला वो भी नहीं देती। लेकिन चलो देसी बातें हुई हाँ। ठीक है। अच्छा, मानूर अपने आप वो थोड़ा सा एक वही सवाल, 5-6 साल बाद 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखती हो आप? आंखें बंद करके इमेजिन करें और बताएं। मैं अपने आप को 2-3 बच्चों की माँ देखती हूँ फिलहाल। गुड भी है, गुड, अच्छी बात है। सारी टाइम मैं और साथ साथ पॉडकास्ट भी कर रही हूँगी और अलमिरा को आई वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब आई वांट कि अभी 275 बच्चे हैं तो ये 2 लाख हों, 2 करोड़ हों बच्चे, जितने भी पाकिस्तान में हो सकते हैं, उस हिसाब से आई वांट टू टेक अलमिरा वेरी फर्दर अहेड। और पॉडकास्ट भी अब मुझे करने का शौक था। आई वांट कि बहुत ज़्यादा ग्रो। कोई ऐसा गेस्ट जो सोचा हुआ पॉडकास्ट में यार जरूर है? मुझे गांधी साहब का करने का बहुत शौक था क्योंकि आई फील लाइक वो बहुत विजनरी बातें करते हैं, मतलब उनके पास बहुत विजडम है। तो आई वांटेड टू होस्ट हिम, लेकिन लकीली उनके दामाद आए हुए थे गांधी साहब के, हसन, तो उनका मैंने पॉडकास्ट किया था। उन्होंने भी काफ़ी बातें बताई थी। तो आई वुड रियली लाइक कि अगर किसी दिन मैं गांधी साहब का करूँ, इंशाल्लाह आई विल डू इट। और मीडिया इंडस्ट्री में से किसका करना चाहिए? मीडिया इंडस्ट्री में से मीडिया कोई नहीं, मैंने ऑलरेडी सबसे बड़े जो हमारे स्टार्स हैं पाकिस्तान का उनका कर लिया है, तो मीडिया में मुझे इतना कोई वो नहीं है इंटरेस्ट। पॉडकास्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना तो बहुत से लोगों को करना पड़ेगा, और लोग तो इतने पैसे भी तो मांग रहे हैं, 2 मिलियन और ये सब।
मुझसे नहीं मांगते ऑब्वियसली, क्योंकि सब फैमिली, आज तक हमारे पॉडकास्ट पे जितने भी लोग आए हैं, अबरारुल हक, हसन निसार, नईम बुखारी, वो हमेशा ऐसे ही आए हैं, मतलब प्यार की वजह से, बाबा के साथ एसोसिएशन की वजह से, हमारे साथ एसोसिएशन की वजह से, तो ऐसे ही आते हैं। सही। मेंटल हेल्थ रिलेटेड हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहोगे? मेंटल हेल्थ के बारे में आई वुड से कि उसको बहुत सीरियस ले, ये एक वाकई प्रॉब्लम, मतलब कोई अगर किसी चीज़ से गुजर रहा है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि बस हो जाएगा, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। आप प्रॉपर किसी को कंसल्ट करें, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप उसको सीरियसली लें मेंटल हेल्थ को। और वही एज ए सेड कि मतलब नेगेटिविटी ना स्प्रेड करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कोई किस चीज़ से गुजर रहा है, तो आप किसी के बारे में बुरा कह दें, वो बेचारा आपकी वजह से जाके रो रहा हो या कुछ, तो फिर आपको कितना वो मिलेगा। तो बस किसी के साथ बुरा ना करें और ध्यान रखें कि किसी की मेंटल हेल्थ खराब ना हो। वाकई ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ सजा है कि यार आपने कभी किसी को कुछ कहा और वो उस तकलीफ के साथ रो रहा है अल्लाह के सामने, लोगों के सामने, अजियत में। और आपने कुछ इतना कहा भी ना हो, लेकिन आपको नहीं पता कि कोई आप पे गुस्सा कर रहा हो, वो ऑलरेडी किसी चीज़ से गुजर रहा हो, इसलिए वो आप पे गुस्सा कर रहा है, और आप आगे से उसको कुछ बोल दो, वो और बेचारा हर्ट हो जाए। तो आप बस कंट्रोल करने की कोशिश किया करो। इतनी कॉन्शियसनेस पेरेंट्स की तरफ से आई इन जो सारी बातें आप बता रही हो और वो सब कुछ, कि मामा ये कहती थी या सोचती थी, इन्होंने हमें ये सिखाया, तो ये पता लग रहा है। एक और रैपिड फायर राउंड करते हैं, टी कोड में सारे मनीना, ये तो आप भी बहुत ज्यादा करती हैं, तो मैंने कहा उनके साथ भी करूंगी। वन वर्ड फॉर योरसेल्फ। One word for myself. क्या कहूँ? वो मैं For myself, I would say I'm a Baba's girl type बच्ची, हर चीज़ में बाबा बाबास बाबास प्रिंसेस। या Baba's princess. वो आप लोगों के जमाने में तो नहीं, आप लोग तो बच्चे हो, मेरे जमाने में वो होता था बारबी 202@yahoo.com, फिर बाबा नहीं उस तरह का नहीं, लेकिन वैसे मतलब हर चीज़ में अब मैं, मतलब जो हर चीज़ में होता है कि बाबा हो, बाबा को बताना है, बाबा हो, तो उस तरह से मतलब अबाउट माई सेल्फ आई फील है कि मेरी लाइफ की समरी में 99% बाबा होंगे। कभी कोई आके मानून को के प्रपोज कर दे, मानून को के तुम मुझे बहुत पसंद हो, सबसे पहले बाबा को जाके बताओ। हाँ क्या पता कोई देख रहा हो कि अच्छा चलो हिम्मत इकट्ठी कर रहा हूँ, यू नेवर नो। हिडन साइड ऑफ यू। hidden side of you, I feel like I'm very sensitive. People do not know that, या शायद they do. अच्छा, हाँ फिर भी मेंटल हेल्थ बड़ी अच्छी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वही है। दिल पे लेती हो, दिमाग पे नहीं लेती? मैं अगर दिल पे लेती भी हूँ तो मैं आधे घंटे बाद भूल जाऊंगी। सेंसिटिव फॉर अ शॉर्ट स्पैन। हाँ ठीक है, प्रोलॉन्ग नहीं करती। लव मैरिज करने का प्लान है या अरेंज? arranged. ओके, योर सेफ स्पेस। My safe space बाबा। वन हैबिट यू वांट टू चेंज। मैं टाइम से उठना चाहूँगी, तो सोते कितने बजे? सुबह 10 बजे। आजकल क्योंकि क्या होता रहता है 10 बजे? फजर आई हुई है कतर से और हमजा भाई, तो वी आर ऑलवेज प्लेइंग गेम्स, हम बाहर चले जाते हैं, फिर हम सुबह 10 बजे सो रहे होते हैं, फिर हम दोपहर को उठ रहे होते हैं। आज मैं आपके लिए जल्दी उठी हूँ। क्या मेरे लिए तो आप बच्ची हो। नहीं इतनी भी नहीं, लेकिन हाँ मेरी छोटी बहनों की तरह। तो मानो मुझे खुद बताओ, अगर हम इंतहाई दानिशमंदाना तरीके से सोचें, 10 बजे सो के फिर बंदा क्या ना शाम 5 बजे उठ सकता है, ऑलमोस्ट 5-6 बजे। हाँ इतने बजे आज तो फिर जल्दी कैसे? जल्दी सोने के लिए, जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ता है। यहाँ पे इसके बाद मैं आपको एक सेशन दूंगी जिसमें स्लीप हाइजीन टेक्निक्स के बारे में बताऊँ। ठीक है। फिर वो भी सर्च कर लेंगे कि कौन से फूड स्पॉट्स हैं जो सुबह 5-6-7 बजे उठते हैं, क्योंकि जब आप रात को 10 बजे सो जाओगी वो वाली ऑप्शन तो नहीं मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ, बिफोर फजर वॉज एयर। अभी फजर नहीं थी तो मैं महीना कतर थी उसके पास, तब भी यही रूटीन थी, फिर वो आ गई तो फिर ये रूटीन है। लेकिन उससे पहले मेरी यही रूटीन थी, मतलब क्योंकि मैं अकेली थी घर में, फजर नहीं थी, तो मैं 11-12 बजे तक मैक्स हो जाती थी। पर हाई मैंने बताया कि बाहर की डिग्री है तो मतलब इतने एग्जाम्स तो वैसे ही ऑनलाइन और सारा, हाँ वो मैं कर लेती हूँ साथ साथ। मैं भी बीच में टीचर वाले सवाल करने लगी, चेक करो जरा। वन पर्सन हु गेट्स यू कंप्लीट। बाबा। हैप्पीनेस बाबा। अब मजीद अगर कोई और रैपिड फायर हुआ कुछ हुआ तो मानू चुप रहेगी और मेरा आंसर मैंने आपको बताया था ना, वन वर्ड अबाउट माई सेल्फ, बाबा's गर्ल, हर बार में बाबा हूँ। अच्छा मानू,
एक मैसेज जो आप दुनिया को देना चाहो, जो इंसान को अपने अंदर, जो उस इंसान के अंदर भी चेंज नहीं आएगा और सोसाइटी में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको कुछ स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बड़ा करो, कि आप 200 बच्चे रख लो या आप कोई 15,000 लोगों को खाना खिलाओ। आप बेबी स्टेप से शुरू कर सकते हो। आप किसी को पानी पिला सकते हो, आप किसी गरीब को देख के स्माइल दे सकते हो, आप किसी को, आजकल इंस्टाग्राम पे एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि कोई गाड़ी से उतरता है और कोई मतलब जो रोड पे बैठे होते हैं ना क्लाउन्स या इस तरह बन के, उनको वो ग्रोसरी शॉप पे लेके जाते हैं और उनको पूरे महीने का वो देते हैं। तो वो जो उनकी खुशी होती है ना, आई फील लाइक हर किसी को इस तरह का छोटा छोटा कुछ ना कुछ करना चाहिए। Thank you for adding this great thing. अच्छा, अपनी younger self को कोई मैसेज देना चाहो? अभी मैं यंग ही हूँ। 10 years old, यूजुअली हम लोगों से पूछते हैं ना 15 years और 20 years। मैं बस कहूँगी शरारतें कम करो। तो शरारतों का तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। लेकिन सबको याद होती हैं, फिर बताते हैं कि तुम बचपन में ये करती थी। बताते हैं सारे, नुकसान तो कोई नहीं होता। नुकसान नहीं होता। मैं कुछ एडवाइस नहीं करूँगी, मैं सही थी। सही, चलो हम फिर इस बात पे ठीक करेंगे। Thank you so much for being here at my show. Thank you for having me. I hope so you enjoyed it. I did. मैंने जितने ज़्यादा सवाल पूछे उतना ही जवाब मिलता था। कुछ ज़्यादा दिए मानो। हाँ, कुछ ज़्यादा दिए। Thank you so much for watching our show, Manu. Such young people are example for our society. इनको बुलाने का मकसद भी यही था कि I think ये consciousness लोगों के लिए, रहम के लिए बहुत यंग एज से ही हमारे जहन में, दिमाग में बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। वरना बड़े होके बड़े लोग हमने देखे हैं जो टॉक्सिक बन जाते हैं, लोगों का दुख दर्द उनके दिलो दिमाग में कहीं छू के भी नहीं गुजरता और वो दूसरे लोगों को तकलीफ बहुत ज़्यादा देते हैं। और जैसा कि मानून ने कहा कि ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखी है, तो आप लोग भी अपने, अगर पेरेंट्स डांट देते हैं तो उन चीज़ों को थोड़ा सा भुला दिया करें। पेरेंट्स भी पहली बार पेरेंट्स बने, उनसे अच्छी चीज़ें सीखें, वो सब सीखें जो सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए। सो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आपने बताना है कि मामूद से आपने क्या सीखा, क्योंकि काफ़ी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।